ओके, लेट्स बिगिन। अच्छा, पिछली क्लास में हमने ज़ियाउल हक की डेथ के बारे में देखा था कि किस तरीके से ज़ियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में उनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है ना। कहा ये जाता है, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ अ बॉम्ब ब्लास्ट इन दैट प्लेन। और बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब ये है कि बाकायदा तौर पर आपके पास एक मैंगो का गिफ्ट आया था, मैंगो से गिफ्ट आया था आपके पास ज़ियाउल हक के पास। एंड उसी गिफ्ट के बॉक्स के अंदर एक बॉम्ब था प्लांटेड, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू ऑल दैट, मिथ तो नहीं कहूँगा, मिथ्स ही हैं। खैर, जिया डाइड, ठीक है। अच्छा, ये हमने पिछली क्लास में देखा था हाउ जिया डाइड ऑन 17 अगस्त 1988। प्लेन था C-130। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। हमने ये भी देखा था हाउ Ziaul Haq was accompanied by different leaders, जैसे Ziaul Haq himself was in it, जनरल अकबर अब्दुल रहमान, अख्तर अब्दुल रहमान। याद है अख्तर अब्दुल रहमान कौन है? ये वही अख्तर अब्दुल रहमान है जो ISI के चीफ थे। एंड ISI के चीफ का मतलब कि समवेयर ISI को लीड कर रहे थे अख्तर अब्दुल रहमान। और इन्हीं अख्तर अब्दुल रहमान को निकाल दिया गया था, ठीक है ना, आर्मी से बाय मोहम्मद खान जुनेजो। और फिर आपको पता है कि ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो के साथ भी अच्छा नहीं किया था, उनको भी गवर्नमेंट से निकाल दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो US एम्बेसडर थे, आर्नल्ड आई एम सो सॉरी, आर्नल्ड रफेल। एंड आर्नल्ड रफेल भी इसी प्लेन के अंदर थे। टोटल 30 लोग थे। कुछ आर्मी मेंबर्स थे, ज़ियाउल हक हिमसेल्फ थे। याद रखिएगा कि रावलपिंडी गए थे आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टैंक्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, विद द US एम्बेसडर। और वापसी में जब वो रावलपिंडी से के पास भावलपुर से बेसिकली इस्लामाबाद की तरफ जब आ रहे थे, तो आपके पास कुछ मिथ्स ये कहती हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, कुछ मिथ्स ये कहती हैं कि आपके पास हिज प्लेन क्रैश्ड इनटू द मरगला हिल्स। लेकिन यू विल ऑलवेज गो फॉर द बॉम्बिंग वाला इंसिडेंट इन विच विल टॉक अबाउट हाउ ही हैड रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ मैंगोज। बहुत सारी डेक्लेरेशन है इसमें। जैसे पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक सवाल मार्केट में आया था, मार्केट में ये सवाल आया था कि सर अगर तो इतनी सिक्योरिटी होती है PM के साथ, तो हाउ कैन दैट मैंगो बॉक्स इवन गेट क्लियरेंस? तो भाई मैंगो बॉक्स की क्लियरेंस का मसला ये है कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंटैक्ट लोग होंगे, कुछ ना कुछ गद्दार शामिल होंगे, तभी तो आपके पास यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा कि इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था किसको? गुलाम इसहाक खान को। कि जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते, जब तक नई चीज़ें इंटैक्ट नहीं आती, तो गुलाम इसहाक खान वुड लीड पाकिस्तान। याद रखिएगा कि गुलाम इसहाक खान को बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। एंड ही केप्ट ऑन रूलिंग पाकिस्तान, ही केप्ट ऑन बीइंग द लीडर ऑफ पाकिस्तान till 1993, until he was removed, ठीक है ना। तो he was not removed until 1993। गुलाम इसहाक खान was the main reason जिसने बाद में बेनज़ीर भुट्टो को भी हटाया था, ठीक है, नवाज शरीफ को भी हटाया था। लेकिन गुलाम इसहाक खान became the interim president in after 17th August 1988 after Zia's death, ठीक है। अब जिया की डेथ हो गई है और अब कंट्री में इंटरिम गवर्नमेंट भी आ गई है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर आपके पास एक टेम्पररी गवर्नमेंट चल रही है। एंड अंडर दिस टेम्पररी गवर्नमेंट ही आपके पास इलेक्शंस किए जाते हैं, ताकि ये डिसाइड करा जाए कि भाई अगला जो नेशनल असेंबली है वो कैसे सॉर्ट आउट होगी, एंड हु वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट ये इलेक्शंस होते हैं, एंड इन्हीं इलेक्शंस के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 94 सीट जीतती है, ठीक है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP won 94 seats of National Assembly and became one of the most dominant party out there, ठीक है ना, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टी थी इस इलेक्शंस के अंदर। और इसाक खान फॉलोइंग द रीति रिवाज, द कॉन्स्टिट्यूशन, द ओल्डर enigmas of Pakistan, decides to make what Benazir Bhutto the next PM of Pakistan. And remember that she was the first women प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। पहली खातून थी जिनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली, जिनको एज अ PM चूज किया गया, ठीक है ना।
याद रखिएगा कि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में एक सवाल आ सकता है 4 मार्कर, ठीक है। अमूमन ये आपके जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है आपके नोट्स में नहीं है, तो साइड पे कहीं पे लिख लीजिएगा अपने पास रजिस्टर वगैरह में। हु वाज बेनज़ीर भुट्टो? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन असेस्ड इन एग्जामिनेशन। हम बेनज़ीर भुट्टो के बारे में 2 टेन्योर्स पढ़ेंगे, उसमें हम मल्टीपल चीजें देखेंगे। आप उनमें से कोई भी एक चीज इधर डाल सकते हैं, लेकिन इधर मैंने कॉन्ट्रास्टिंग वो पॉइंट्स लिख दिए जो बेसिक हैं, जो आपको 4 मार्क्स इजीली दे देंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है? दैट शी वाज द डॉटर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज हैंग्ड इन व्हिच ईयर? कोई प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जल्दी लिख के बताए जुल्फिकार अली भुट्टो को कब फांसी दी गई थी? व्हेन वाज जुल्फिकार अली भुट्टो हैंग्ड? जी जल्दी यार, रिवीजन कर रहे हैं। आई होप कि सबको अब डेट्स याद होना शुरू हो गई होंगी, ठीक है ना? प्लीज मुझे बताएं दैट व्हेन वाज जुल्फिकार अली भुट्टो हैंग्ड? 1979 बिल्कुल सही है, 1977 गलत है, ठीक है। 17 अगस्त 1988 जियाउल हक का मरने का दिन है बेटा, जुल्फिकार अली भुट्टो का नहीं। नाफे यू आर रॉन्ग। 1979 इज द राइट डेट, ठीक है ना? 1979, एक्सीलेंट, शाबाश। चले आगे बढ़ेंगे। She was the first prime minister or women prime minister of Pakistan. She became PM at the age of 35, if I'm not wrong. Benazir Bhutto was 35 years old when she became the prime minister, and she served 2 times as the PM. ठीक है ना? एक टेन्योर तो हम आज पढ़ेंगे, एक टेन्योर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉबेबली संडे और मंडे में बता दूंगा इंशाल्लाह कब होगी नेक्स्ट क्लास। शी वॉज बॉर्न ऑन 21 जून 1953, पैदाइश। आप डे बर्थ डेट याद कर सकते हैं। नॉट वेरी फीजिबल फॉर एवरीवन टू लर्न देम, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो थ्रू द मेजर डेट के 1953 में पैदा हुई थी, ठीक है ना? अगर आपने ये भी लिख दिया तो भी एग्जाम में आपको नंबर दे देगा, ठीक है ना? हस्बैंड का नाम क्या है? आसिफ अली जरदारी, ऑल्सो नोन एज मिस्टर 10%। सर आज तो हम इसको मिस्टर 10% नहीं कहते बेटा, लेकिन हम क्योंकि वो जमाना पढ़ रहे हैं, तो हम उसी जमाने की आपको खासियत बताएंगे कि आपके पास यहाँ पर है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना वो बने थे क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो बिकेम द पीएम ऑफ, जुल्फिकार अली भुट्टो वाज नोन एज मिस्टर 10%। सिर्फ आप थोड़ा जोर से बोले, प्लीज, आवाज नहीं आ रही बेटा। दैट्स द मैक्सिमम लाउडेस्ट आई कैन स्पीक अप। आई डोंट नो क्या है। अब ठीक है, अब आवाज सही आ रही है? नाउ इट इज मोर देन 10%, बिल्कुल है यार। और आपके पास कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, वरना हम बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अभी जो रूलिंग है वो प्रेसिडेंट है आपके। अपने प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा आप गुमान नहीं रख सकते। ऐसी बात है, देखो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर एनी स्टेटमेंट्स पास्ड ऑन बाय द स्टूडेंट, इट्स देयर ओन ओपिनियंस, ठीक है ना? सो एनी पीपीपी लवर, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। सही है। नेक्स्ट, assassinated on 27 December 2007, ठीक है? वन ऑफ द डेडलीस्ट डेज इन पाकिस्तान, स्पेशली इन कराची। अच्छा, आप लोग में से तो कुछ लोग शायद इस डेट को बॉर्न हुए होंगे या इससे एक आध साल आगे पीछे बॉर्न हुए होंगे। ये डेट एक बहुत मिजरी थी। इवन व्हेन वी वर एट दिस टाइम, आई वाज इवन लाइक 8 to 9 years old। और मुझे याद है कि पूरा का पूरा कराची इस वक्त है ना इमरजेंसी सिचुएशन में था। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लवर्स वर बर्निंग बसेस, वर बर्निंग कार्स, दे वर स्टॉपिंग पीपल ऑन द रोड। और मतलब ऐसा लग रहा था कि लोगों ने ही बेनजीर को मारा है, लोगों से बदला लिया जा रहा था। मेनी पीपल वर किल्ड इन दिस वायलेंट रियॉट्स एंड बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट डे था पाकिस्तान का। एंड इट्स अ डे दैट आई रिमेंबर स्टिल। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे कि उस दिन हमने क्या एक्सपीरियंस किया था। स्पेशली एट सच अ स्मॉल एज, यू सीइंग सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो रिलेट करना थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, ठीक है? चले, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बेनजीर ने अपने ऊपर, और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम रखा था? द डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ठीक है? अपने सारे खुलासे बेनजीर भुट्टो लिखती है कहाँ पर? अपनी किताब द डॉटर ऑफ डेस्टिनी के अंदर, ठीक है ना? और डॉटर ऑफ डेस्टिनी वाज द बुक बाय बेनजीर भुट्टो, ठीक है ना? चले, अच्छा, इलेक्शंस होते हैं
इलेक्शंस नवंबर 1988 को होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विंस 94 सीट्स इन नेशनल असेंबली। इसहाक खान चूजेस बेनजीर एज द प्राइम मिनिस्टर। और बेनजीर भुट्टो ने अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, यानी शी कोलाइडेड विद द गवर्नमेंट, एंड दिस गवर्नमेंट वाज ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम। जैसे आज के दौर पे आप देख रहे हैं, आज के दौर में भी अगर देखें जिस रूलिंग के अंदर आप अभी बैठे हैं, इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, एंड इट्स कोलिशन गवर्नमेंट बिटवीन टू ऑफ द मेजर पार्टीज इन पाकिस्तान, वन ऑफ द टू मेजर पार्टीज इन पाकिस्तान। एक एंड पर आपको दिखती है ये पार्टी जो कि है आपकी जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेड बाय today it's led by Bilawal Bhutto Zardari, and it is also one of the major leading parties in Sindh. इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके नवाज लीग यानी PMLN ने, नवाज शरीफ की पार्टी ने, और PPP ने यहाँ पर आपके पास क्या बनाया है बेटा, एक कोलिशन बनाई है, ठीक है। तो आज जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनी है इमरान खान को डिफीट करने के लिए, उस टाइम पर भी बेनजीर ने MQM के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी ताकि वो नवाज शरीफ की पार्टी को क्या कर सके, हरा सके। उस वक्त उस जमाने में नवाज शरीफ की पार्टी का क्या नाम था, इट वॉज नोन एज इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। नवाज शरीफ की पार्टी का नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ठीक है ना। IJI was the party led by Nawaz Sharif, and this party gained a lot of support in the region of Punjab and elsewhere, ठीक है। अच्छा, क्या कौन कैसे नवाज शरीफ आया गवर्नमेंट में, क्या क्या करना चाहता था, तो बस थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। पहले हम बेनजीर भुट्टो के जब PM बनी तो उनका फर्स्ट एड्रेस, अब याद रखना, इस फर्स्ट एड्रेस पे बेनजीर भुट्टो ना अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात करेगी, बोलेगी कि मैं चाहती हूँ ये आए, मैं चाहती हूँ वो आए, मैं चाहती हूँ ये हो। लेकिन क्या वो ये सब कर पाती है, क्या वो ये सब अचीव कर पाती है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड टू असेस दैट। पहले हमें बेनजीर भुट्टो का फर्स्ट एड्रेस देखना पड़ेगा। अच्छा, एड्रेस पे आने से पहले, एड्रेस पे आने से पहले आप सबको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक दिख रहा होगा, ये जो खातून आपके पास खड़ी हुई आपको अपनी पिक्चर में जो दिख रहा है, दैट्स बेनजीर भुट्टो। एंड साइड पे जो आपको एक आदमी दिख रहा है जो बेनजीर के साथ ही इज रिपीटिंग सम ऑफ द टेक्स्ट mentioned in the file or on the document, that is अल्लाह भला करे आपका, वो जो ये डॉक्यूमेंट है seems to be as the oath taking ceremony that Benazir is now opted for the post of PM, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर, अच्छा अब देखो ना कि ये आपको एक सेरेमनी दिख रही है, आपको माइक्स दिख रहे हैं, यानी कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है। आपको एक तरफ बेनजीर भुट्टो दिख रही है, दूसरी तरफ पे इसहाक खान दिख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इसहाक खान is basically making Benazir Bhutto take the oath to be the next prime minister of Pakistan. पीछे के साइड पे आपको एक आर्मी ऑफिसर दिख रहा है, दो पाकिस्तान के फ्लैग्स दिख रहे हैं, यानी ये एक ऑफिशियल कोई सेरेमनी है जो ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही होगी? it would be broadcasting on the TV to tell the people, to show the people who is the new PM of Pakistan, कौन है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट वुड श्योरली बी whom, that would surely be बेनजीर भुट्टो, ठीक है। आई होप इट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नहीं अब्बास, बिल्कुल भी नहीं, 9th में नहीं, इंशाल्लाह आपको उससे पहले मैं कहानी सुना दूंगा, आपने घबराना नहीं है, आपको इंशाल्लाह कहानी सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में जानने के बाद हम बेनजीर भुट्टो का फर्स्ट एड्रेस असेस करेंगे, ठीक है। क्या था बेनजीर भुट्टो का फर्स्ट एड्रेस? व्हाट वाज बेनजीर भुट्टो's फर्स्ट एड्रेस? अच्छा, so when I begin with बेनजीर भुट्टो's फर्स्ट एड्रेस, I actually come at a place जहां पर मैं बेनजीर की डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। कि बेनजीर जब आती हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो व्हाट थिंग्स डज बेनजीर वांट टू ब्रिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, याद रखना कि बेनजीर भुट्टो के वालिद साहब यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल कौन थे? कहा जाता है जियाउल हक साहब थे, ठीक है ना। लेकिन आप भी आजकल एक मीम देख रहे होंगे, इंटरनेट पे आ रही है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम के अंदर पूछा गया था हु वाज द किलर ऑफ
Zulfikar Ali Bhutto, and then the person replies without any hesitation, that was army. So please do not make such mistakes. It was not the army, it was the court who had ordered the hanging of Zulfikar Ali Bhutto, and rest is history and let it remain history. Will not talk about it. ठीक है ना? So बेनजीर भुट्टो का फर्स्ट एड्रेस, यानी क्लियर बात तो ये है कि अगर बेनजीर भुट्टो कल कुछ अनाउंसमेंट करती भी है तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली शील गो अगेंस्ट जियाउल हक, यानी जियाउल हक की जितनी भी पॉलिसीज है बेनजीर का काम होगा कि वो उसके अगेंस्ट जाएगी. तो फर्स्ट थिंग दैट बेनजीर एड्रेसेस इज दैट, बेनजीर कहती हैं कि सर उस बंदे को नहीं उठाया आर्मी ने. बेटा उस बंदे Who said army killed Zulfikar Ali Bhutto? I'll send you the reel after. मैंने अभी देखा कहीं someone tagged me because it was a history oriented reel, तो किसी ने मुझे भेजी थी, मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है हमजा, आप बाद में मैसेज करिएगा. we'll not talk about it, we'll not waste time on it. ठीक है, we'll go on further and continue with our Benazir's first presidential address. So first of all, she promised to return all the पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने का बोला बेनजीर भुट्टो ने, क्योंकि बेनजीर भुट्टो चाहती थी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए. वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई वासी मिलिट्री रूल आ जाए. वो चाहती थी कि लोगों के पास है ना एक कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी हो, एक कहीं ना कहीं एक है ना एहसास हो कि नहीं भाई हम हमारा वोट काउंट करता है. तो वो चाहती थी कि लोग है ना डेमोक्रेसी के अंदर वासी आ जाए. तभी तो मैंने ऊपर भी लिखा कि जब बेनजीर भुट्टो आई, when Benazir Bhutto arrived, there was return of civilian rule. What I've written above is that there was return of which rule? Civilian rule. Civilian rule का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी वापस आ गई, यानी लोगों को चांस मिलेगा कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज कर सकें. ठीक है ना? ओके, आगे की तरफ आएंगे. ठीक है, एंड आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल शी रिस्टोर्ड व्हाट? शी रिस्टोर्ड प्रेस फ्रीडम. ठीक है, प्रेस के फ्रीडम को वापसी रिस्टोर किया किसने? बेनजीर भुट्टो ने. और प्रेस के फ्रीडम को जब मैं बोलता हूं दैट शी रिस्टोर्ड प्रेस फ्रीडम, इज दैट शी गेव द प्रेस राइट दैट व्हाटएवर वांट दे वांट टू एक्सप्रेस इन देयर न्यूज़पेपर्स, इन द टीवी चैनल्स और एनीवेयर एल्स, दे कैन एक्सप्रेस इट फ्रीली. पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले अगर कोई भी बात होती थी जियाउल हक के अगेंस्ट, दैट वाज अगेंस्ट आर्मी इटसेल्फ. तो इसलिए, और फिर जियाउल हक डिडंट वांट टू डीम हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, सो ही always put a ban on the political activities either, or he also put the ban on press freedoms. Then we go on to next point that she also removed the ban on student unions. And ये याद रखिए, प्रेस के एक एड्रेस में बोल रही है कि भाई मैं ये चीजें करूंगी. अभी हुई नहीं है, अभी शी जस्ट क्लेमिंग दैट मैं ये करूंगी. बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस, ट्रेड यूनियंस वाज लिफ्टेड. चलो ये तो फॉरन ही लिफ्ट कर दिया था कि भाई ट्रेड यूनियंस चाहे स्टूडेंट यूनियंस चाहे वो जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था? शी आल्सो प्रॉमिस्ड, व्हाट शी प्रॉमिस्ड फॉर वाज दैट शी इंक्रीज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. कि कंट्री के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनको पूरा पूरा हक मिलना चाहिए. क्या किस चीज का हक मिलना चाहिए? अपनी रूलिंग्स को आगे बढ़ाने का, अपने प्रोविंसेस के अंदर बहाली लाने का. तो बेसिकली शी इंक्रीज द प्रोविंशियल राइट्स ऑफ ऑल द प्रोविंशियल लीडर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या किया? शी अर्ज फॉर ग्रेटर वुमेन राइट्स. क्या वुमेन राइट्स अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है ना? बेसिकली राइट्स ये था कि उन्होंने ना जियाउल हक के टाइम पे दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी. एक थी हमारे पास हमारी हुदूद ऑर्डिनेंस की पॉलिसी. ठीक है, और हुदूद ऑर्डिनेंस की पॉलिसी के अंदर क्या था कि हुदूद ऑर्डिनेंस की पॉलिसी के अंदर मल्टीपल टाइम्स हमने देखा था कि चोरी के लिए सजा थी कि भाई 80 लैशेस पड़ेंगे. ठीक है, इसके बाद हमने जिना ऑर्डिनेंस देखा था. जिना ऑर्डिनेंस के लिए अडल्ट्री के ऊपर पनिशमेंट थी दैट द पर्सन शुड बी स्टोन टू डेथ. तो उनको लगता था यार ये औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती है, क्योंकि वो एक सेक्युलर लीडर थी. याद रखना कि बेनजीर was a secular leader, a much more western side oriented leader. याद रखिएगा कि आप इनकी बायोग्राफी में ये भी लिख सकते हैं 4 मार्कर के अंदर that she studied from the Cambridge International University, Stanford University in United Kingdom. तो वो वहाँ से ओरिएंटेड होके आई थी. अब जो बंदा वहाँ से कहीं से ओरिएंटेड होके आ रहा हो तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, उसका ज्यादा रुझान, उसका ज्यादा फोकस किस तरफ होगा? वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ. तो वो उन्होंने इसको नाम दे दिया कि भाई सही है यार, ये तो वुमेन राइट्स है और ये वुमेन राइट्स मैं प्रोवाइड करना चाह रही हूँ. किसको प्रोवाइड करना चाह रही हूँ? पाकिस्तान के लोगों को. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं दैट शी आल्सो वांटेड टू इंप्रूव रिलेशंस विद यूएसए, चाइना, रशिया.
अब कुछ लोगों का यहाँ पे कहना होगा कि सर चाइना और यूएसए के साथ तो हमारे रिलेशन ऑलरेडी अच्छे थे। तो इस टाइम पे थोड़ा-सा डिमीनिंग ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि चाइना के साथ तो इतना ज़्यादा हमारा कोई टाकरा नहीं था। मतलब नॉर्मल रेगुलर रिलेशंस थे। बेसिकली हमने पिछले एरा में पढ़ा था, ज़ियाउल हक के एरा में, कि हमारे यहाँ पे अफ़गान यूएसएसआर वॉर हो गई थी। और इसी अफ़गान यूएसएसआर वॉर के अंदर बेसिकली एक मसला ये हुआ, एक प्रॉब्लम ये हुई कि आपने यूएसए के सपोर्ट किया, जब तक यूएसए आपके साथ था। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जब 1988-87 के करीब जब आपके पास जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ और सारे का सारा सिचुएशन टर्न हो गया, पीस आ गया, तो अब यूएसए ने बोला कि हम आपकी एड रोक देंगे। क्यों? क्योंकि पता चला पाकिस्तान कौन-सा प्रोग्राम कर रहा है, एक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कर रहा है। तो यूएसए की उस बात से हट गई कि भाई तुम न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्यों कर रहे हो। ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्रूव हुए हमारे रिलेशंस रशिया के साथ, क्योंकि हमने जेनेवा अकॉर्ड साइन किया था। तो बेनजीर ने बोला भाई जब हमने रशिया पे ऐसा एहसान किया है कि हमने उनके लिए बेटरमेंट करने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं हम उसका फायदा उठाएंगे। कैसे फायदा उठाएंगे? वी विल डू वॉट, वी विल ब्रिंग इन मोर एंड मोर एड फ्रॉम रशिया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इनका एरा इतना डिफिकल्ट था ना कि एक तो इनके पास अपोजिशन बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से बेनज़ीर के पास है ना पावर ही नहीं थी डिसीजंस लेने की, क्योंकि ऑलरेडी कोalition फॉर्म कर चुकी थी एमक्यूएम के साथ। तो अब अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो जाहिर सी बात है उसमें राय लेनी पड़ेगी। किसकी राय लेनी पड़ेगी? एमक्यूएम की। और एमक्यूएम कोई भी अच्छी पॉलिसी अब आने नहीं देता था, क्योंकि उसको लगता था कि इससे बेनज़ीर भुट्टो ज़्यादा फेमस हो जाएगी। और इसके अलावा अपोजिशन थी। किसकी अपोजिशन थी? अपोजिशन पार्टी की, नवाज शरीफ की। कौन सी पार्टी थी नवाज शरीफ की? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। याद रखिएगा, IJI वॉज द पार्टी ऑफ नवाज शरीफ। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे तो डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ वुमेन राइट्स की। तो हमने बात करी। याद रखिएगा कि ये कोई भी वुमेन राइट जो बेनजीर भुट्टो का था, ये कोई फुलफिल नहीं हुआ था। ठीक है, ये सिर्फ उसने हवाई बातें करी थी, और बातें तो कर दी लेकिन टाइम ही नहीं मिला इम्प्लीमेंट करने का। टाइम नहीं मिला, या रिसोर्सेज नहीं मिले, या पर्सनल एजेंडास थे। इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट अदर रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, शी हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम्स मिलिट्री। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वही ज़ियाउल हक वाली बात, कि जहाँ पे ज़ियाउल हक हैंग्ड हर फादर, तो उनको लगता था कि नहीं यार ये मिलिट्री के साथ है ना, मेरी जो अनबन है ना वो सही नहीं है। और जाहिर सी बात है बेनजीर भुट्टो इस चीज़ से भी डरती थी कि अगर कल कला उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आर्मी को पसंद नहीं आया, तो आर्मी तो उसको आगे रिले ही नहीं होने देगा। और सबसे बड़ा डर बेनजीर भुट्टो को ये था कि अगर कल कला आर्मी के खिलाफ कोई बात कर दी, तो आर्मी क्या करेगी? डायरेक्ट आएगी, मार्शल लॉ लगा लेगी। तो इस टाइम ये देखो पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग्स का जो डिस्क्रिपेंसी का जो इशू हुआ, जो लोगों से राइट्स छीन ले गए ना पॉलिटिक्स के, ये ओवर वन पीरियड नहीं है कि चलो इमरान खान के टाइम पे हो रहा है। ये ओवर अ लॉट ऑफ पीरियड्स हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर राइट्स ले लिए गए। किससे राइट्स ले लिए गए बेटा? हम अवाम से। यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री, लेकिन हम ही डिसीजन नहीं ले पा रहे। और आज भी ऐसा ही है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन। आप और मैं क्या डिसीजन ले रहे हैं? हम किसको वोट करके आए, कौन जीत रहा है, हमें भी नहीं पता। एंड ऐसा नहीं है अब बोलेंगे भाई आपके एक वोट से क्या होगा। भाई एक वोट की बात नहीं होती ना। आप जब पोलिंग स्टेशन पे जाते हो तो आप रश देखते हो, आप आवाम देखते हो, फिर आप आवाम का सपोर्ट देखते हो, आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन जीतने वाला है। ठीक है, स्पेशली सम एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली आपको पता चल जाता है। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, बेनजीर भुट्टो के कुछ और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलें भाई। Then we'll move on to Benazir Bhutto's other political reforms and we'll talk about her political reforms in detail. अच्छा याद रखिएगा, इसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी दिया है ताकि आपको कुछ चीज़ समझ आ जाए। ठीक है ना, कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके ऊपर याद रखिएगा कि अभी जो मैं बातें करूँगा वो शायद पेपर में इतना डिटेल में मत लिखना, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी रेशियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप ये चीज़ें क्या करें, समझ जाएं। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। पास लैग हो रहा है ज़्यादा, तो मैं बंद कर सकता हूँ। एक्चुअली बेटा मैं बैकग्राउंड में रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो आई उस रिकॉर्डिंग के लिए तो मुझे चाहिए था, तभी आई ओपन इट। तो मैं देख लेना, अगर कोई सेटिंग ऐसी है तो मैं रिले करवा दूंगा। ठीक है ना।
नहीं यार सॉरी। चले यार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। आई गेस स्क्रीन का तो कोई मसला नहीं हो रहा होगा ना, तो स्क्रीन ही देखी तुमने और क्या देखना है। घबराना नहीं है, जब मुझे लगेगा कि ऐसा है तो मैं चल नेक्स्ट आ देंगे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एट अ टाइम ऑफ बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो इनहेरिटेड मेनी एनिमीज ऑफ हर फादर। सही है। याद रखना इन एनिमीज में कौन था? जियाउल हक साहब थे। अब याद है ना, जियाउल हक के साथ साहब के पास ये ना बड़े सपोर्टर्स थे, अच्छे खासे सपोर्टर्स थे ना। जिया का वन ऑफ द मेजर सपोर्टर्स था नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ साहब आपके ना वो समझ ले पॉलिटिक्स में लाई भी गई किसकी जानब से? ही वॉज ब्रॉट इन बाय जियाउल हक। तो ही वॉज अ फुल सपोर्टर ऑफ जियाउल हक, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे रेशियो देख लो क्या बन रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो आगे चल रही है। और आपके पास ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि आईजेआई है, नवाज शरीफ लेड पार्टी। और उसका सबसे बड़ा प्रोपगेशन ये है कि वो जियाउल हक है। तो वो जो जियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली एनिमिटी है ना, वो इधर क्या हो रही थी? कंटिन्यू हो रही थी। और कैसे कंटिन्यू हो रही थी कि आपके पास यहाँ पर जियाउल हक का सपोर्टर नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सपोर्टर के फॉर्म में उसकी बेटी आई बेनज़ीर भुट्टो, हु बिकेम द लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये वो डिटैचमेंट जो ऊपर चल रही थी ना वर्सेस वाला, ये डिटैचमेंट नीचे भी आ गया था। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद मैंने ये चीज लिखी हुई है। अच्छा याद रखना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है। लेकिन और नवाज शरीफ चाहता नहीं था कि ज़्यादा नेशनलाइजेशन हो। क्यों? कि याद रखना कि नवाज शरीफ है ना एक बहुत रिच फैमिली से आता था। और आपको याद है अयूब खान के टाइम पे हमने पढ़ा था कि आपके पास कुछ 22 फैमिलीज थी जो बहुत ओरिएंटेड थी, रिच थी। उनमें से एक फैमिली का रिलेशन है ना वो नवाज शरीफ के साथ था। तो नवाज शरीफ साहब की जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हटती इसलिए थी क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहीं ना कहीं उनकी पावर को क्या करा था? कम करा था। कैसे? कि उनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको नेशनलाइज कर दिया था। अब वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर बन के नवाज शरीफ पैसे कमा रहा था, उसके अब्बू पैसे कमा रहे थे, उसका जो खानदान पैसे कमा रहा था, वो अल्टीमेटली किसके पास चलेगा? गवर्नमेंट के पास। तो ये एक टाई है ना उस उधर से भी शुरू होता है कि नवाज शरीफ वर्सेस बेनजीर भुट्टो वाली जो लड़ाई है ना वो शुरू होती है। आज जाके हम देख रहे हैं दोस्ती हुई है। आप देख लें किस हद तक ये लोग जा सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, कि आज जो पहले एक ज़माने में बड़े दुश्मन होते थे वो आज दोस्त बन के रह रहे हैं, ठीक है। अब ये दोस्ती पॉलिटिक्स के लिए ही है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट। बेनजीर क्लैश विद गुलाम इसाक खान ओवर मिलिट्री एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी उनकी उनकी गुलाम इसाक खान से भी नहीं बनती थी, ठीक है। भले प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने उनको चूज किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनकी बिल्कुल भी अच्छी उनसे नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे गुलाम इसाक खान है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे बेनज़ीर के डिसीजंस को, और बेनज़ीर को डिसीजंस लेने ही नहीं देते थे, ठीक है। तो बेनज़ीर भी इस ताक में थी, इस वेट में थी कि कहीं ना कहीं है ना 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई हो जाए। तो बेनज़ीर भुट्टो व्हेन शी इज लुकिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहां पे वो चाह रही है कि गुलाम इसाक खान की पावर रिड्यूस हो जाए और पीएम की पावर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उनके वालिद साहब ने भी यही किया था। अब जब उनके वालिद साहब ने ये चीज करी हुई है और वो इसको कंटिन्यू कर रही है, तो गुलाम इसाक खान और बेनजीर भुट्टो के टाइज अच्छे तो ना होंगे। आप तो किसी का पावर रिड्यूस करोगे तो वो आपका खुश तो ना होगा, हाँ हाँ करो। वो आपसे क्या होगा? वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। ये देखें एनिमिटी बिल्ड हो रही है। दूसरी एनिमिटी कहाँ बिल्ड होती है? दूसरी एनिमिटी बिल्ड होती है आपके पास सिंध के अंदर, जहां पे एमक्यूएम ने बेनजीर के साथ कोलिशन तो बना लिया क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था कि वो मुहाजिर्स को राइट देंगी, और मुहाजिर्स को राइट्स नहीं मिल रहे थे। अब ये मुहाजिर के राइट वाली कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसका मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये पेपर में इतना डीप लिखने की जरूरत नहीं है ताकि आपको समझ आ जाए कि मुहाजिर है कौन। सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि मुहाजिर वो लोग हैं जो इंडिया से ट्रैवल करके आए थे पाकिस्तान के अंदर। उर्दू स्पीकिंग लोग थे, उर्दू बोलते थे, एंड कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो अगर सिंध के अंदर ही स्टेचर में कंपेयर करूं, क्योंकि देखो ना दोनों डोमिनेंट पार्टी सिंध में ही थी। इसकी सक्सेस पे हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, नहीं होगा तो हम वापसी कर लेंगे। अभी मैं जो समझा रहा हूँ सुन लें, ठीक है ना। अम, अब लैंडस्केप समझ रहे सिंध का। अभी जितने भी मुहाजिर इंडिया से आए ना, ये सारे आके सेटल हो गए थे कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर आके भी सेटल हुए कहाँ पे? कराची में। एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, यानी सिविल सर्विस को डोमिनेट करने के लिए आए थे। जब सिविल सर्विस को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया,
तो ये उर्दू बोलने वाले थे, तो यार ये उर्दू को ही बहुत फोकियत देते थे कि यार नहीं, उर्दू उर्दू उर्दू। इन्होंने इतना उर्दू उर्दू किया कि बाकायदा तौर पर इन्होंने सिंध में क्या किया, उर्दू को बना दिया एक कंपलसरी सब्जेक्ट प्राइमरी के बच्चों के लिए। अब सिंधी देख रहे हैं उनके बच्चों को उर्दू पढ़ाया जा रहा है। वो जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना, वो कल्चरल आइडेंटिटी है ना, वो बीच में आ गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर कल्चरल आइडेंटिटी बीच में आ भी गई तो सिंधियों की ना हट गई थी किससे, मुहाजिरों से। फिर वायलेंस शुरू हुए आराम आराम से। ये 1962 की बात बता रहा हूँ। 1962 से वायलेंस शुरू हुआ, वायलेंस शुरू हुआ, वायलेंस शुरू हुआ। पता चलता है 72 में आता है जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जुल्फिकार अली भुट्टो किसका सपोर्टर था, सिंधियों का। तो उसने आके कुछ ऐसे काम किए हैं जिसने मुहाजिरों की हटा दी, ठीक है। अब क्या किया जुल्फिकार अली भुट्टो, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, what did he do was that he made Sindhi a compulsory subject and also made Sindhi the official language of Sindh province itself. अब प्रॉब्लम ये था कि पंजाब ने बोला हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, बलूची कह रहे हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, एनडब्ल्यूएफपी कह रहा है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, एक सिंध है जो कह रहा है नहीं भाई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी है। तो महाजिर ने बोला भाई ये क्या बात है, ये तो खुले हम हमें हमें अपोज करने वाली बात है। तो ये एक तरीके से ना एक फाइट ओवर शुरू हो गया। किसके बीच में फाइट शुरू हो गई, मुहाजिर और सिंधियों के बीच में। ये 70s का दौर बता, ये चलती रही चलती रही चलती रही। और इसमें ही हमारे आते हैं बहुत मोहतबर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब आते हैं स्टूडेंट्स के लीडर बन के और अपनी एक पार्टी फॉर्म करते हैं। इनको गालिबन नाम इन्होंने स्टूडेंट के ओरिएंटेड ही कुछ दिया था, ठीक है। बाद में इन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को जोड़कर ना इस्लामी जमहूरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह बना लिया था। खैर 1984 में जाके इन्होंने ऑफिशियल पार्टी का नाम दिया MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अच्छा यार गालिबन शायद मुहाजिर कौमी मूवमेंट पहले नाम दिया था, फिर मुत्तहिदा किया था, ठीक है ना। अब मुहाजिर कौमी मूवमेंट नाम दे दिया। मुहाजिर के राइट्स के लड़ने के लिए आ गए मैदान में कौन, अल्ताफ हुसैन। नाउ इट्स अल्ताफ हुसैन वर्सेस हुम। 1984 में पीपी की लीडर कौन थी, बेनजीर। बाद में बनी थी 86 में, तो आप बेनजीर ही लिखेगा, ठीक है ना। तो अब देखे ना कहां से इंस्टीट्यूशन शुरू हो रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इम्प्लीमेंटेशन लगा दिया, सिंधी बना दी, एनिमिटी शुरू हो गई। मुहाजिर वर्सेस सिंधी वाला इशू शुरू हो गया और इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए, बेनजीर और आपके पास अल्ताफ हुसैन, स्पेशली अल्ताफ हुसैन भाई। अल्ताफ हुसैन बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थे। किसके लिए सेंटिमेंटल थे, सेंटिमेंटल थे कि मुहाजिर को राइट्स नहीं मिलते और मुहाजिर को यही राइट्स प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करे, वो किसी भी एंड तक जाने के लिए तैयार थे। और इसी वजह से वायलेंस, हर रोज दंगे फसाद और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी सिंध के अंदर, ठीक है। तो ये बेनजीर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब उन्होंने साइन ऑफ किया, आपका कोलिशन गवर्नमेंट बनाई एमक्यूएम के साथ, तो उन्होंने एमक्यूएम को क्लियरली कह दिया था कि भाई नहीं भाई मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपके राइट्स का ख्याल रखूंगी, आपके लोगों को भी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स मिलेंगी। अच्छा सिंध के अंदर एक और मसला था। क्या मसला था, ये तो मैं मसला आपको बताने वाला हूँ, शायद इसके पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन एज अ स्टोरी सुन लीजिएगा, सिर्फ कहानी सुन लीजिएगा कि कहानी क्या है। अच्छा सिंध के अंदर एक और प्रॉब्लम ये भी आई थी कि आपके पास है ना बड़ी लड़ाइयाँ हो गई थी पश्तूनों के साथ। हाँ, सर पश्तूनों के साथ क्या लड़ाई हो गई हमारी, यार पश्तूनों के साथ है ना जो लड़ाई थी ना, वो एक बहुत एंड लेवल लड़ाई थी, जिसको हम हमारी बुक्स में कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन रियॉट्स थे, ठीक है। अच्छा गालिबन ये भी है ना बेनजीर के टाइम पे हुए थे, पश्तून वर्सेस मुहाजिर रियॉट्स। अफगान यूएस के साथ वॉर हुई, अफगानी आ रहे, पश्तून आ रहे, सबके सब कराची भर गए। अच्छा इनको आके काम क्या आते थे, कुछ काम नहीं, ट्रक चलाने आते, बसें चलाने आती। इन्होंने आकर ना ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस खोलना शुरू कर दिया ना, बस चलाते थे। वो मिनी वैगन जो आज भी आप देखते हैं, M1 F7 G11, पता नहीं कौन कौन सी W11, इतनी मिनी वैगन चलती है ना, चलाते थे। प्रॉब्लम ये था कि जब ये चलाते थे तो एक तो ये रफ राइडिंग बहुत करते थे, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये ना माफियाज बना के ना गुंडागर्दी करते थे। मुहाजिरों को तो था इनसे मसला, और मुहाजिरों ने क्या किया कि इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करा, प्रोटेस्ट करना शुरू करी। गालिबन कहा जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन रियॉट से शुरू होते हैं, जब एक बाकायदा तौर पे पश्तून अपनी मिनी वैगन चलाता हुआ आ रहा था, सिग्नल बंद था। लेकिन आपको पता है हम पाकिस्तानी, हम सिग्नल कहाँ देखते, हमें तो पता ही नहीं सिग्नल होता है। तो वैगन लेके ना बाकायदा तौर पे स्टूडेंट जा रहे थे, एक ग्रुप था पूरा स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर बस चला दी। अब उधर से जो रियॉट शुरू होते हैं, तो बेनजीर के टाइम पे एक और मसला ये था कि रियॉट शुरू हो गए थे किसके बीच में, पश्तून और मुहाजिर के बीच में। इतने रियॉट्स होते, कहा जाता है कि इस पीरियड के अंदर एवरेज डेली 2 बंदा मारा जा रहा था।
वहाँ पे जाके हमने देखा कि पश्तूनों ने भी अपनी आगे जाके पार्टी बना ली थी, एएनपी। तो ये आपका डेवलपमेंट है जहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री आती है, कि ये नहीं है, ऐसे नहीं कि एक आध दिन की बात है कि इनमें एनिमिटी हुई और लड़ने बैठ गए पागलों की तरह। ये ओवर द टाइम इन्होंने एनिमिटी डेवलप की है यार, ये मतलब 2-3 दिन का खेल नहीं है। ये कुछ ना कुछ पास में ऐसा हुआ है कि आज जाके हम सफर कर रहे हैं। आपने तो खैर सफर नहीं किया, हमने सफर किया एमकेएम का टाइम। हर रोज बोरी बंद लाश मिल रही है, हर रोज कोई ना कोई बंदा मर रहा है, अल्लाह माफ करे। मतलब इट्स नॉट इवन सेफ। अगर पता चल गया कि एमकेएम के खिलाफ कोई बात हुई है, एएनपी के खिलाफ कोई बात हुई है, भाई गैंग वॉर है, आप लियारी जैसे इलाके के अंदर तो कदम भी नहीं रख सकते भाई। यार ये बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसलिए याद रखते हैं क्योंकि पेपर देना है। ये आपको आगे जाके समझने में, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि यार ये चल क्या रहा है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान का हो क्या रहा है। ये ऐसे ही नहीं बोलते कि यार एमकेएम का जमाना एक जमाना था, कि अल्ताफ भाई ने लंदन से बोला बंद तो कराची बंद भाई, विद इन 30 to 40 मिनट्स फुल कराची बंद। मतलब कुछ लोग तो इंतजार भी नहीं करते थे कि कोई आके बंद करवाएगा, उनको पता था कि भाई अगर पकड़े गए तो लाश मिलेगी अगले दिन। खैर, ये सिचुएशन चल रहे थे। ये बेनजीर भुट्टो के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसके पॉलिटिकल करियर का, ये पूरा डीम हुआ था इसका पॉलिटिकल करियर, ठीक है, क्योंकि इसके एनिमीज बहुत थे, ठीक है ना। आपने लिखना गैलरी है, शी हैड अ लॉट ऑफ एनिमीज, तो आप ये ट्रांसपोर्टेशन रिवॉर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं, और दूसरा आप लिख सकते हैं मुहाजिर वर्सेस सिंधी। सर मुहाजिर वर्सेस सिंधी का मैंने एक इवेंट पढ़ा है, आपने पढ़ाया नहीं है। पढ़ाएगा नहीं, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, अभी पढ़ाऊंगा। मुहाजिर और सिंधियों के बीच में क्या वायलेंस होता है, कितना वायलेंस होता है, किस हद तक गिरता है, नहीं सॉरी गिरते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, देखेंगे छोटे से थोड़ी देर देर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा आगे बढ़ जाएंगे। और बेनजीर भुट्टो के टाइम पे कुछ सक्सेसेस भी थी। क्या सक्सेसेस थी? लेट्स गो ऑन एंड मूव टुवर्ड्स सक्सेसेस एंड रीड अबाउट देम एंड लेट्स असेस व्हाट आर सक्सेसेस वर एट द टाइम ऑफ बेनजीर भुट्टो, ठीक है ना। सम ऑफ द सक्सेसेस वर दैट शी आल्सो एंडेड द बैन ऑन द ट्रेड यूनियंस, ठीक है। शी आल्सो एंडेड द बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस, यानी स्टूडेंट्स को और लेबरर्स को अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां पर आपके पास ऑलमोस्ट हर एक रूरल एरिया में बाकायदा तौर पर बेनजीर भुट्टो ने कोशिश करी थी कि क्या पहुंचाएं, वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं। कहा जाता है कि अराउंड बहुत सारे विलेजेस, 2000 के अराउंड कोई विलेजेस का नंबर था जिसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी बेनजीर ने, ठीक है। एंड देन यू कैन आल्सो गो ऑन एंड टेल दैट व्हाई इट वाज अ सक्सेस, क्योंकि आप जब विलेज एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट आती है, इंडस्ट्रीज आती हैं। You can also say that it encourages, which industries it encourages the small scale and cottage industries specifically, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट दैट हाउ शी इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू कम इनटू पाकिस्तान, ताकि लोग जो प्राइवेट ओनर्स है, फर्म के ओनर्स है, वो आके पाकिस्तान में अपनी क्या सेटअप करें, इंडस्ट्री सेटअप करें। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ शी इंट्रोड्यूस मोर वर्किंग प्रोग्राम, जैसे पीपल्स वर्क प्रोग्राम था, प्लेसमेंट ब्यूरो था। इन दोनों के काम क्या था कि ये थे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और ये बाकायदा तौर पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुई। तभी तो आज भी लोग बेनजीर भुट्टो को वोट करते हैं, पीपीपी को आज भी वोट मिलता है, वोट डलता है। क्यों डलता है वोट? कि कहीं ना कहीं पीपीपी ने ना अपनी इंटेग्रिटी है ना वो बना के रखी हुआ था टाइम, कि उन्होंने है ना लोगों को जॉब्स दी। अब खानदान में एक बंदे को जॉब मिली, लेकिन पूरा का पूरा खानदान पीपीपी को वोट देगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये है यार कल कला मुझे भी जॉब मिलेगी। तो अपनी जॉब पाने के चक्कर में ना आपके और हमारी बात लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वोट मिलते हैं और फिर वो रूलिंग में आ जाते हैं। अच्छा उनके हिसाब से वो ठीक है क्योंकि वो उसको सपोर्ट करते हैं, हालांकि मुझे लगता है इसमें इंफॉर्मेशन फेलियर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बस चल रहा है पाकिस्तान इस बेसिस पर। और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही पाकिस्तान चलता रहेगा, बड़ी बात नहीं है इसमें कि आगे जाके पाकिस्तान ऐसे ना चले, ठीक है। उम्मीद है बेहतरी आ जाए, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। चले भाई आगे आ जाएंगे। अच्छा इसी के साथ बेनजीर भुट्टो का ये टेन्योर इधर एंड होता है, और हम इसी के प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप अपने नोट्स खोलेंगे, प्लीज़ डू ओपन योर नोट्स एंड अपने नोट्स में आप देखेंगे तो आपके नोट्स के अंदर मैंने आपको ये पूरा है ना बेनजीर भुट्टो का फेलियर का है ना एक प्रॉपर पैसेज टाइप बना के दिया हुआ है। इसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नहीं है एज टू हाउ इट वाज अ फेलियर, बट इसका एक सवाल आ सकता है 7 मार्कर पेपर के अंदर, दैट व्हाई वाज बेनजीर भुट्टो रिमूव फ्रॉम द ऑफिस
इन 1990, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस थे, उन रीजंस पे चर्चा करेंगे। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट का सिर्फ ब्रेक। आई हैव सम वाटर और उसके बाद मैं शुरू करूंगा। जब तक प्लीज़ आप अपने पास सेक्शन 3 के नोट्स खोल लीजिएगा, ताकि मैं जो भी डेवलपमेंट बताता रहूँ वो साथ साथ आप मेंशन कर दिएगा, ताकि फिर किसी को पेपर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। आई टेक अ 1 minute ब्रेक प्लीज़, ठीक है ना। सर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स वाली स्लाइड दिखा दें, मैं दिखा देता हूँ बेटे। ऐसे तो अमूमन आपके नोट्स में है, एंड आई आल्सो सेंड यू द फाइल आफ्टर वी डन। आई आल्सो सेंड द फाइल, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। आपको फाइल मिल जाएगी। ये ले बेटा। ओके, जीए मुहाजिर, बिल्कुल अब्बास बेटा, जीए मुहाजिर डेवलप करवाएंगे। डेवलप करवाएंगे है बाय यू नो हु। सॉरी रेहान, आई थिंक आई मिस्ड आउट द जोक। सर 90 वाले आ जाएंगे स्टिल, भुट्टो जिंदा है इसलिए। यार खुदा का वास्ता है भाई, मेरे चैट को खराब ना करो। मेरी ऐसी बात है, फिजिकल क्लासेस में कल इंशाल्लाह 4 to 6 हमारी क्लास है। इंशाल्लाह कल पॉपुलेशन कराऊंगा। नो वन विल मिस द क्लास। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ेंगे भाई। और अगली चीज जो हम पढ़ेंगे भाई यहाँ पर वो है द डाउनफॉल ऑफ बेनजीर भुट्टो, ठीक है। सर लास्ट 2 मिनट में आपने कुछ बोला, क्या बोला? अली बेटा क्या हो गया, नशे तो नहीं कर रहे? नहीं कुछ पढ़ाया नहीं बेटा लास्ट 2 मिनट्स में, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ओके चलें। Why was Benazir Bhutto removed from the office? एक तो सबसे पहला रीजन था द ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन एमक्यूएम एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब याद रखना दोनों ने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी,
अगर कल कला एमक्यूएम को लगता है कि भाई पीपल्स पार्टी उसकी बात नहीं मान रही, तो ऑफ कोर्स एमक्यूएम कैन टेक एक्शन अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। और क्या करेगी, वो विड्रॉ कर लेगी। कहाँ से विड्रॉ कर लेगी? इट विल विड्रॉ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रपोजिशन प्रपोज्ड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले आपके पास मसला ये था कि एमक्यूएम को यही मसला था कि बेनजीर के टाइम पर ही बाकायदा तौर पर सिंधियों को ही प्रेफरेंस दी जा रही थी। हालांकि जब कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी तो बेनजीर भुट्टो ने प्रॉमिस किया था एमक्यूएम से। क्या प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस ये किया था कि भाई हम आपको प्रॉपर राइट्स देंगे, जैसे जॉब्स देंगे, कोटास प्रोवाइड करेंगे जॉब्स के, और मुहाजिरों की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आइए जरा इसको एक मजा देख लेते हैं। एवरीवन प्लीज मूव टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? Sindhis are given quota in the government departments. He tried in vain to gain support of MQM to form a coalition government by promising to protect all the interests of Sindh. यानी उसे प्रॉमिस किया कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन क्या वो प्रोटेक्ट कर पाई? नहीं कर पाई। क्या वो सपोर्ट कर पाई? नहीं कर पाई। तो उसका हर एक एक्शन किसके खिलाफ जाता था? मुहाजिर के खिलाफ जाता था। एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू व्हाट? दिस अल्टीमेटली लेड टू द फेलियर ऑफ बेनजीर भुट्टो, जहां पे उसका डिक्लाइन आया, क्योंकि उसका सबसे पहले एमक्यूएम का सपोर्ट चले गया। ठीक है ना? नेक्स्ट, शी वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर नेपोटिज्म। यानी कहीं ना कहीं बेनजीर भुट्टो को क्रिटिसाइज किया जाता था। किसके लिए बेटा? नेपोटिज्म के लिए। क्योंकि उनको लगता था कि उनके गवर्नमेंट उनके फैमिली मेंबर्स यानी उनके फादर साहब जुल्फिकार अली भुट्टो, क्योंकि वो गवर्नमेंट में थे, तो उनको बहुत आसानी से इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई, इतनी बड़ी उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। ठीक है ना? और अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने जो तहलके मचाए, अपने ही लोगों को हर जगह अपॉइंट करे जा रही है, अपने ही लोगों को बेसिकली प्रमोट कर रही है। तो उनके लिए बड़ा इनको है ना डीम किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिए नीचे पढ़ेंगे कि अपॉइंटेड और फादर इन लॉ, अपने ही ससुर जी को क्या बना दिया? द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यानी फुल पैसे खाने की मशीन। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन लग तो यही रहा है ना कि अपने ससुर जी को आपने बना दिया इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड, जहाँ पे सारे पैसे की डीलिंग्स चलती है। एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे पैसे की डीलिंग्स चल रही है, तुम अपने ससुर को बिठा रहे हो, तो मतलब क्या है? आप अपने, एक तो आपने उनको इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, ऊपर से आपने उनको इंटायर भी कर दिया कि आप बैठ के यहाँ से पैसे लूटे, मैं जब तक गवर्नमेंट रूल करके आती हूँ। इसके बाद अभी तक दो रीजन हो गए, एक तो एमकेएम के कोलिशन वाला मसला, एक नेपोटिज्म वाला मसला। दूसरा मसला क्या था? तीसरा मसला क्या था? तीसरा मसला ये था कि उनको अपोजिशन मिली किससे? नवाज शरीफ से, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, यानी नवाज शरीफ की जाने से जो अपोजिशन मिली थी उसके बारे में लिखेंगे। एंड एक मरतबा तो बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया गया। यानी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ क्या पास किया जा रहा है बेटा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कहीं ना कहीं बेनजीर भुट्टो को ये डर था कि उनकी गवर्नमेंट छीन ली जाएगी, और एंड में यही हुआ कि जब आपको सपोर्ट नहीं मिला तो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट इसहाक खान ने क्या किया? हटा दी। नो कॉन्फिडेंस मोशन वही मोशन है जो इमरान खान के खिलाफ पास किया गया था अभी रिसेंटली। और हमने देखा था कि किस तरीके से आपके जो दूसरे पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने बाकायदा दूसरे इमरान खान की पार्टी के कुछ लीडर्स को कन्विंस किया कि वो उनका सपोर्ट छोड़ दें, और इसमें वापसी दगाबाजी करी थी आपकी एमक्यूएम ने। एमक्यूएम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और भाई ने अच्छे अच्छों के तख्ते पलटे भी हैं और अच्छे अच्छों को बनाया भी है। तो खैर किंग मेकर तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभार पोर्ट्रेट तो हुआ नहीं। अल्ताफ भाई भी किंग मेकर थे। अब्बास मेरी बात से एग्री नहीं करेगा, इवन रयान, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मानो ना यार कि भाई ने बनाया है। ठीक है ना? नेक्स्ट। बहुत डिमीनिंग कॉन्वर्सेशन हो जाएगी इधर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
आपके पास बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में ड्रग डीलिंग हो रही थी, स्मगलर्स आ रहे थे। ये किसका नतीजा था बेटा? ये नतीजा था अफगान मिरेकल का। अफगान मिरेकल में बहुत सारे आपके पास इवन रेफ्यूजीज आ गए थे, तो आप उनके बारे में लिखेंगे कि रेफ्यूजीज किस तरीके से बर्डन बन गए थे, और ऊपर से ड्रग डीलिंग आ रही थी, और इसके अलावा वेपन्स भी आ रहे थे, ठीक है ना। हाँ, ऑटोमेटिक वेपन्स आगे लिखा हुआ है। भाई ये बहुत पाकिस्तान के लिए फेलियर वाली बात थी। क्यों बात थी ऐसी? क्योंकि याद रखना कि ये आपके पास एक ऐसा स्टेज था जहां पे पाकिस्तान वाज बीइंग टेकन इनटू अ पोजीशन जहां पर आपके यहाँ पे लोग चर्सी बनते जा रहे हैं, लोग मवाली बनते जा रहे हैं, क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, और लोगों ने इवन अपनी पर्सनल आर्मीज बना ली थी बलूचिस्तान के अंदर, जो आज भी हैं। यानी आज आप और मैं अगर चाहें गाड़ी में जाएं, पीसफुली बलूचिस्तान ट्रैवल करके आएं, एक ट्रिप मार के आएं, तो हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको किडनैप कर लिया जाएगा, आपसे वहां पे पैसे लूट लिए जाएंगे, आपसे वहां पे आपकी गाड़ी लूट ली जाएगी, और वहां पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं है कंप्लेन करने के लिए। तो अली आप कंप्लेन किससे करेंगे? आप लिख रहे हैं ना वो, तो अच्छा है। अच्छा, चर्सी वाला हिस्सा नहीं, हाँ आप जैसे लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोगों को आपकी अम्मी को मैं अभी ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा बेटा, ताकि उनको पता चले कि उनका बेटा किस किस चीज़ों के लिए इजी एक्सेस। हाँ हाँ, मैं पिक्चर खींच लूँ एक। अली बेटा आप थोड़ा सा लेट हो गए। नेक्स्ट 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 आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तभी तक हमने बेनजीर भुट्टो के 4 मसाइल देख लिए, ठीक है। अच्छा, 4 मसाइल है ना अपने पास, नोट्स में कहीं नीचे इधर उधर है ना, एक मरतबा मेंशन करके लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी। पहला मसला क्या था? ऑपोजिशन फ्रॉम एमक्यूएम। नेक्स्ट मसला क्या पढ़ा हमने? नेपोटिज्म, अपने ही लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टें दे रही है। नेक्स्ट मसला क्या था? सबसे बड़ा पेन इन द हार्ट फॉर बेनजीर भुट्टो वाज नवाज शरीफ। नवाज शरीफ had caused her a lot of pain. नेक्स्ट, और नवाज शरीफ के साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि इसके खिलाफ पास किया गया था क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन बच गई थी, बच गई थी, लेकिन ये तो देखें कितने वोट से बची थी। सिर्फ 12 वोट। अगर 12 वोट और पड़ जाते तो बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। और ये याद रखिएगा, ये बहुत लेट नहीं हुआ था, ये 2-3 महीने में ही नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ गेम यानी तख्ता पलट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे ड्रग्स बहुत कॉमन हो गई थी, ठीक है। ड्रग डीलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, वेपन्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे, एंड ड्रग्स वेपन्स के अलावा आप लिखेंगे कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि ये रेफ्यूजी, कौन से रेफ्यूजी की बात कर रहा हूँ मैं? अफगान रेफ्यूजीज की, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, कौन से रेफ्यूजी की बात कर रहे थे? अफगान रेफ्यूजीज, ठीक है। 5वें नंबर पर नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, जहाँ आपने इनके सक्सेसेस मेंशन किए हमने, और फेलियर्स मेंशन किए। अच्छा, 7 मार्कर हो तो सक्सेस मत लिख लीजिएगा, लेकिन अगर फेलियर के उनके रिमूवल के ऊपर 14 मार्क का सवाल आ जाए तो आप सक्सेसेस भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे शी रिमूव द बैन ऑन ट्रेड यूनियंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मसला बेनजीर भुट्टो की जिंदगी का था उनके शौहर। कौन थे शौहर? उनके हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी, जिनसे उन्होंने शादी करी 1987 के अंदर। 1987 के अंदर शादी करी आसिफ अली जरदारी से, और जरदारी साहब मशहूर थे अपने करप्शन के लिए। अच्छा, मसला ये था कि जरदारी साहब क्या करते थे कि अपने टेंडर्स पास करवाते थे अपनी वाइफ से, अपने लोगों के लिए, और उनसे ना कमीशन रिसीव करते थे। तभी तो इनके कमीशन वाले एरिया को हम असेस करके बोलते हैं कि भाई ये मिस्टर 10% मशहूर है, क्योंकि ये कोई टेंडर पास करवाते थे गवर्नमेंट के थ्रू लोगों का, और उस पर 10% कमीशन मांगते थे। लेकिन अभी 10% वाली बात नहीं, इनके सेकंड टेन्योर में ज़्यादा मशहूर हो गई थी, ठीक है ना।
अस्तगफिरुल्लाह, प्लीज ऐसे कमेंट्स चैट बॉक्स में लिखकर चैट बॉक्स डिस्टर्ब ना करे अब्बास मेहदी साहब प्लीज। मैं ये बोल भी नहीं सकता जोर से, वरना पढ़ के सुना देता सबको। और अच्छा है, जो भी लिखा है वो अच्छा है। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। एंड और दूसरा मसला इनके लिए थे प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब। ठीक है, जिन्होंने आके इनको रिमूव कर दिया था। और इनके बड़े टाइज भी थे ना गुलाम इसाक खान के साहब के साथ, क्योंकि है ना वो जजेस की अपॉइंटमेंट, मिलिट्री की अपॉइंटमेंट के इश्यूज के ऊपर ये दोनों आपस में बड़ा लड़ते थे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, गुलाम इसाक खान तो प्रेसिडेंट था, और जिया वाली अमेंडमेंट अभी तक लगी हुई थी। तो प्रेसिडेंट के पास तो पावर था कि वो कभी भी क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। अली बेटा, माजरत के साथ आई कैन नॉट टेल यू। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला जो बेनजीर भुट्टो की लाइफ में आया था, वो था द पक्का किला मसक्कर। क्या था पक्का किला मसक्कर, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो आपके पास 1988 के अंदर ही, क्योंकि सिंधी और मुहाजिर के बीच में बड़े टाइज चल रहे थे, तो बाकायदा तौर पर सिंधियों ने क्या किया कि एक दिन अपने मिलिटेंट्स भेजे बाइक पर, और हैदराबाद के अंदर बाकायदा तौर पर ओपन फायरिंग की, और बहुत सारे मुहाजिरों को मार दिया। कहा जाता है कि इसके अंदर अराउंड 250 मुहाजिर्स वर किल्ड। अगले दिन अगले दिन ही उसी रात को ही शायद पुलिस भी आई। पुलिस ने देखा है तो 250 बंदा मर गया। अब आपके और मेरे हिसाब से तो पुलिस को उन सिंधी मिलिटेंट्स को ढूंढना चाहिए था जो इस फायरिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन भाई साहब, पता चलता है कि जिनके घर के लोग मरे हैं मुहाजिर के, उन्हीं के घरों में जाके रेड मार रही है पुलिस। अब पुलिस ने रेड मारी, पता चलता है उसके अंदर तकरीबन 21 विमेन एंड चिल्ड्रन, 31 विमेन एंड चिल्ड्रन वर आल्सो किल्ड। ओवर 300 डेथ्स की वजह से ये बड़ी बदनाम हो गई थी। अच्छा, ना सिर्फ ये बदनाम, बल्कि ये याद रखिएगा कि आपके पास है ना, ऑन द अदर हैंड, अब्बास स्क्रीन लैग कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारे इंटरनेट का मसला हो गया, मेरे पास टू स्क्रीन खुली हुई है, दोनों पे रिले सेम आ रहा है, तो इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, उसकी वजह से बड़ा बदनाम हो गई बेनज़ीर भुट्टो। एंड ना सिर्फ ये, बल्कि मुहाजिर उनसे बड़ा नाराज हो गए। और जब मुहाजिर उनसे नाराज हुए, तो मुहाजिरों ने क्या किया, मुहाजिरों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बोला कि भाई, जो आप सपोर्ट शो कर रहे हो ना बेनजीर भुट्टो को, वो सपोर्ट अपनी वापस ले लो। एंड पीपल स्टार्टेड विदड्रॉइंग देयर सपोर्ट ऑफ बेनजीर भुट्टो। और इतनी ज़्यादा बदनामी हुई बेनजीर भुट्टो की कि फाइनली उनको रिमूव करना पड़ा ऑफिस से। ठीक है। तो अब मेरे पास जो इनको रिमूवल ऑफ ऑफिस के कुछ और रीजंस हैं। एक तो बहन जी के शौहर हमारे, ठीक है ना, कौन थे शौहर, मिस्टर जरदारी। अच्छा, जरदारी साहब को याद रखिएगा, अरेस्ट भी कर लिया गया था। एक टाइम पर जरदारी साहब को बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो मिस्टर जरदारी वॉज अरेस्टेड। व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, मिस्टर जरदारी वॉज अरेस्टेड ड्यू टू विच चार्जेस बेटा, करप्शन चार्जेस। यानी करप्शन के चार्जेस की बिना पर मिस्टर जरदारी को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, 6 नंबर पे क्या, 6 नंबर पे हम बात करेंगे। ठीक है, आपके पास, अच्छा माजरत से स्क्रीन चले गई है, मुझे 1 मिनट दे, मैं स्क्रीन वापसी कनेक्ट कर लूँ। व्हाट अ बिजी डे। बेटा, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, माय वॉइस इज ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन द चैट बॉक्स। इफ यस, प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ डू राइट यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़ेंगे। हमने देखा मिस्टर जरदारी के ऊपर करप्शन चार्जेस लगे। नेक्स्ट, हु वाज पेन फॉर बेनजीर भुट्टो, इट वाज the president. And who was the president at this time? The president was Ghulam Ishaq
खान, यानी गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट थे और दोनों के दरमियान मसले चल रहे थे। किसके ऊपर मसले चल रहे थे? प्रॉब्लम्स ऑन डिसीजन मेकिंग, यानी बेनजीर भुट्टो कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहती थी विच वर नॉट अप्रूव्ड बाय गुलाम इसाक खान, और दोनों के इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से डिसमिसल हुआ। किसकी गवर्नमेंट का डिसमिसल हुआ? बेनजीर की गवर्नमेंट का डिसमिसल। 7th नंबर पर हमने डिस्कस किया द पक्का किला मैसेकर। द पक्का किला मैसेकर, जहां पर अराउंड 300 पीपल वर किल्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर एक 4 मार्कर भी आता है, तो आप अपने नोट्स के अंदर ये आइडेंटिफाई भी कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो पक्का किला मसकर लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर, ठीक है ना। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आई बी मार्किंग इट ऑफ। ठीक है, तो ये जो आपके पास आपको बॉक्स दिख रहा है आपका, आप इसके सराउंडिंग में एक बॉक्स बना लीजिएगा, और ये बॉक्स बनाने के बाद लिखिएगा कि ये आएगा आपके पास, इसके ऊपर एक 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है। क्या आता है क्वेश्चन? व्हाट वाज पक्का किला, ठीक है, व्हाट वाज पक्का किला मैसेकर। ये 4 मार्क का क्वेश्चन, अच्छा बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछता है, उसको देखना मत भूलिएगा। बेटा अभी तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही है तो प्लीज पूछ लो। इफ इट्स क्लियर प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। विद दिस वी हैव ऑफिशियली वाइंडेड अप बेनजीर भुट्टो का फर्स्ट टेन्योर। ठीक है ना, द फर्स्ट टेन्योर हैज बीन